नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा छठवीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 2 सजीव सृष्टि इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके भी सुन करके भी आप लोग इसका प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 2 सजीव सृष्टि, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है वनस्पति और प्राणी में अंतर स्पष्ट करो। तो इसमें आएगा वनस्पति और प्राणी। वनस्पति में पहला क्या आएगा? अधिकांश वनस्पतियां स्वयं पोषी होती हैं। प्राणी में पहला आएगा सभी प्राणी परपोषी होते हैं। वनस्पति में दूसरा आएगा वनस्पतियों में केवल एक स्थानीय हलचल होती है, वे स्थान नहीं बदल सकती। प्राणी में दूसरा आएगा प्राणियों में हलचल होती है और वे अपनी स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। वनस्पति में तीसरा आएगा वनस्पतियों की वृद्धि पूरे जीवन काल तक होती रहती है। और प्राणी में तीसरा आएगा प्राणियों की वृद्धि एक निश्चित अवधि तक ही होती है। वनस्पति में चौथा आएगा पर्ण हरित होने के कारण वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और प्राणी में चौथा आएगा प्राणी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। वनस्पति में पांचवा आएगा वनस्पतियों का श्वसन पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। और प्राणी में पांचवा आएगा प्राणियों में त्वचा, क्लोम तथा फेफड़ों जैसे विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं। वनस्पति में छठवा आएगा वनस्पतियों का प्रजनन बीज, तने, पत्तियों आदि अंगों द्वारा होते हैं। और प्राणी में छठवा आएगा प्राणियों में अंडे देने या जन्म देने की क्रियाओं द्वारा प्रजनन होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? वनस्पति और प्राणी में समानता स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा वनस्पतियां तथा प्राणी दोनों सजीव हैं। दोनों में सजीवों लगभग सभी लक्षण पाए जाते हैं। वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन तथा चेतनशीलता जैसे लक्षण दोनों में होते हैं। दोनों की रचनाएं कोशिकीय होती है। प्राणियों की तरह वनस्पतियों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोनों के जीवन काल निश्चित होने के कारण उसका विनाश या मृत्यु होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? वनस्पति सृष्टि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसके उत्तर में आएगा वनस्पतियां हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। इनसे हमें अनाज, दालें, फल, फूल आदि मिलते हैं। हर्रे, बहेड़े, अड़ूसे, सतावर जैसी वनस्पतियां औषधियां देती हैं। कुछ वनस्पतियां हमें लकड़ी देती हैं जिनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इनसे हमें कपास, पटसन, सन आदि उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। सूखी वनस्पतियों का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वनस्पति सृष्टि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? प्राणी सृष्टि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसके उत्तर में आएगा कई प्राणी ऐसे हैं जिन्हें हम अपने घरेलू तथा खेती के कामों के लिए पालते हैं। कुत्ता एक स्वामी भक्त प्राणी है जो घर की रखवाली के साथ साथ पुलिस और सेना की भी सहायता करता है। बैलों से खेती के काम तथा माल ढुलाई की जाती है। दूध देने वाले प्राणी भैंस, गाय इत्यादि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भेड़ से हमें ऊन, मांस और उसकी लेड़ी से उत्तम किस्म की प्राकृतिक खाद मिलती है। प्राणियों की खाल तथा सींग भी हमारे लिए उपयोगी होती हैं। मुर्गियां अंडे प्रदान करती हैं। कुछ प्राणियों के मांस को खाद्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? सजीव निर्जीवों की अपेक्षा भिन्न क्यों है? इसके उत्तर में आएगा सजीवों में वृद्धि, भोजन ग्रहण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, चेतनशीलता, हलचल आदि लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है, परंतु निर्जीवों में ये लक्षण होते ही नहीं, इसलिए सजीव निर्जीवों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कौन किसकी सहायता से शोषण करता है? इसको हमको बताना है कि कौन किसके सहायता से शोषण करते हैं। मछली जो है क्लोम या गलफड़े से शोषण करती है। सांप जो है फेफड़े से शोषण करता है। सारस फेफड़े से शोषण करता है। केचुआ त्वचा से शोषण करता है। मानव फेफड़े से शोषण करता है। बरगद का वृक्ष पत्तियों के छिद्र से शोषण करते हैं। और सुंडी जो है श्वसन रंध्र स्पिरेकल से शोषण करते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या क्या विकल्प दिया गया? ऑक्सीजन, मृत्यु, उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड, चेतनशीलता, प्रकाश संश्लेषण। तो उसमें से पहला है
अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए वनस्पतियों की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा प्रकाश संश्लेषण। अपना भोजन स्वयं तैयार करने की वनस्पतियों की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, शरीर में खाली जगह गैस लेने तथा खाली जगह गैस बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में ऑक्सीजन गैस लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, शरीर के निरुपयोगी पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा उत्सर्जन। शरीर के निरुपयोगी पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चौथे में क्या दिया गया, किसी घटना पर अनुक्रिया करने की क्षमता को खाली जगह कहते हैं। इसमें आएगा चेतनशीलता। किसी घटना पर अनुक्रिया करने की क्षमता को चेतनशीलता कहते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, जीवन काल पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक सजीव की खाली जगह हो जाती है। इसमें आएगा मृत्यु। जीवन काल पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक सजीव की मृत्यु हो जाती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, प्राणियों तथा वनस्पतियों के उपयोग लिखो। इतने सारे प्राणी दिए गए हैं, इसका उपयोग लिखना है, और वनस्पतियां दिया गया है, उसका उपयोग लिखना है। तो हम लोग एक एक करके सबका उपयोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके उत्तर में पहले मधुमक्खी का उपयोग देखते हैं। मधुमक्खियां अपने छत्ते में औषधि तरल शहद या मधु का संग्रह करती हैं। इनसे हमें शहद तथा मधुमक्खी मोम, बी वैक्स जैसे उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। शहद का उपयोग खाद्य पदार्थों और औषधियों के उत्पादन में किया जाता है। इनके द्वारा कुछ वनस्पतियों का परागण भी होता है। किसानों और बागवानी करने वाले के लिए ये अत्यधिक उपयोगी है। अब हम लोग शार्क मछली का देखते हैं। शार्क मछली का क्या उपयोग है, शार्क मछली के यकृत से शार्क लीवर ऑयल प्राप्त किया जाता है। भोजन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। शार्क के पंखों की विदेशों में भी मांग है। शार्क की चमड़ी से कुछ वस्तुएं तैयार करते हैं। पालतू प्राणियों के बने बनाए खाद्यों में शार्क के मांस का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब हम याक का देखते हैं। याक में क्या आएगा, पहाड़ी तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में याक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। नेपाल तथा तिब्बत में खेत की जुताई में याक का उपयोग करते हैं। परिवहन में भी याक उपयोगी होता है। अकाल की अवस्था में मजबूरी में कुछ स्थानों पर इसका मांस भी खाया जाता है। तिब्बत के निवासी इसके दूध और दूध से तैयार की चुरपी नामक चीज या पनीर का उपयोग करते हैं। दूध से मक्खन तथा घी भी मिलता है। इसकी सुखाई गई विष्ठा का उपयोग ईंधन के रूप में या उपले बनाकर किया जाता है। अब हम भेड़ का देखते हैं। भेड़ों से मुख्य रूप से ऊन प्राप्त किया जाता है। कुछ स्थानों पर भोजन के रूप में भी इसके मांस का उपयोग होता है। गडेरिये इसके दूध का उपयोग करते हैं। भेड़ों की लेड़ी एक उत्तम प्रकार की प्राकृतिक खाद है। ये झाड़ियों की पत्तियां खाती हैं, जिनसे जमीन की सफाई होती है। अब केचुआ का देखते हैं। केचुआ में क्या आएगा, यह जमीन में निरंतर घूमता रहता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और अनाज की उपज बढ़ती है। ये मिट्टी में पाए जाने वाले मृत प्राणियों के अवशेष को ही ग्रहण करते हैं और उनका अपघटन करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। केचुओं की सहायता से कचरे का अपघटन करवाकर केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुए कई प्रकार से मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। इन कारणों से किसानों का मित्र कहते हैं। अब कुत्ता का उपयोग देखते हैं। कुत्ता का क्या उपयोग है, कुत्ते को स्वामी भक्त प्राणी कहा जाता है। वह अपने स्वामी के घर तथा सामान की रखवाली करता है। प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने में किया जाता है। गंध के आधार पर यह अपराधियों को पहचान सकता है, इसलिए पुलिस दलों में कुत्ता भी होता है। सेना में भी कुत्ते होते हैं। छोटे बच्चे कुत्ते के साथ खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। चिकित्सीय शोध में भी कुत्ते का उपयोग किया जाता है। अब हम सीप का देखते हैं। सीप में क्या आएगा, सीप ऐसा प्राणी है जिसका शरीर अत्यंत नरम परंतु शरीर एक कठोर आवरण में होता है। यह नदियों, तालाबों, सागर सर्वत्र पाया जाता है। इसका बाहरी कवच कैल्शियम से बना होने के कारण उपयोगी होता है। उससे हस्तकला द्वारा सुशोभन की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। निर्माण कार्य की सामग्री और औषधियों में भी सीपों का उपयोग होता है। सीप के अंदर के नरम भाग को कुछ लोग भोजन के रूप में खाते हैं। सीपों द्वारा मोती या पर्ल नामक मूल्यवान रत्न तैयार किया जाता है, जिसे संवर्धित कल्चर्ड मोती कहते हैं।
यह प्राकृतिक मोती ही होता है। अब हम घोड़ा का उपयोग देखते हैं। घोड़ा के उपयोग में क्या आएगा? घोड़ा एक पालतू प्राणी है जिसका उपयोग कहीं आने जाने में वाहन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बग्घी तथा एक्के में किया जाता है। कुछ लोग घोड़ों की दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। सामान ढोने में भी घोड़े का उपयोग करते हैं। सेना तथा पुलिस दल में भी घोड़े होते हैं। अब हम चूहा का उपयोग देखते हैं। चूहा में क्या आएगा? यह उपयोगी नहीं बल्कि हानिकारक तथा उपद्रवी प्राणी है। यह खेतों में, घरों में बिल बनाकर रहता है। खाद्यान्नों को यह खाने के साथ साथ हानि पहुंचाता है। यह उपद्रवी प्राणी है। प्लेग रोग की महामारी इनके माध्यम से होती है। सफेद चूहों का उपयोग जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में किया जाता है। इन पर विविध शोध कार्य भी किए जाते हैं। अब हम वनस्पतियों के उपयोग देखेंगे। वनस्पतियों में सबसे पहले किसका देखते हैं? अदरक का। तो अदरक में क्या आएगा? शुष्क अदरक जिसे सोंठ कहते हैं, उसका उपयोग पाक बनाने तथा औषधि के रूप में किया जाता है। उदर या पेट के कई प्रकार के विकारों में गीली अदरक के रस का उपयोग होता है। सोंठ का उपयोग सिर दर्द, मितली आने और पित्त विकार में घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। कुछ लोग चाय में भी अदरक का उपयोग करते हैं। अब हम आम का उपयोग देखते हैं। आम में क्या आएगा? आम को फलों का राजा कहते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु का फल है, परंतु कुछ आम 12 मासी भी होते हैं जिनमें पूरे वर्ष भर फल लगते हैं। आम में जीवन सत्व ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इससे अचार, मुरब्बा, चटनी, पना आदि पूरक खाद्य पदार्थ तथा पेय बनाते हैं। आम की अनेक जातियां हैं। पके आम के तैगुदे से अमावट तथा शरबत भी बनाते हैं। पत्तियों से तोरण तैयार करते हैं। अब नीलगिरी का देखते हैं। नीलगिरी में क्या है? यह औषधि वनस्पति है। इसकी सूखी पत्तियों और इससे तैयार किए गए तेल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सर्दी तथा बुखार के लिए यह तेल एक रामबाण औषधि है। दुर्गंध दूर करने और स्वच्छता के लिए भी नीलगिरी का उपयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी भी उपयोग होती है। इसके तने की लकड़ी से कागज का उत्पादन किया जाता है। अब बबूल का देखते हैं। बबूल में क्या आएगा? यह अत्यंत कठोर लकड़ी वाली वनस्पति है। इसकी पत्तियां तथा फलियां पशु खाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, कुछ शहरों में लोग इसकी मुलायम पतली डालियों से दांत स्वच्छ करते हैं। इसकी कांटेदार डालियों से बाड़ बनाई जाती है। इसकी कठोर लकड़ी से कई प्रकार के फर्नीचर तैयार करते हैं। इससे प्राप्त गोंद का भी कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब हम सागौन का देखते हैं। सागौन में क्या दिया गया है? अंग्रेजी में इसे टीक कहते हैं। इसकी लकड़ी कठोर तथा टिकाऊ होती है, इसलिए इसका सर्वाधिक उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। मकानों की खिड़कियां तथा दरवाजे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह महंगी लकड़ी वाली वनस्पति है। इसकी मांग की पूर्ति के लिए भारतीय वन विभाग सागौन के वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण कर रहा है। अब पालक का देखते हैं। पालक में क्या आएगा? इस वनस्पति का उपयोग हरी सब्जी के रूप में किया जाता है। इसकी गंध प्रिय लगती है। इसमें कई जीवन सत्व तथा खनिज होते हैं। शरीर की बहुत सी मांगों की पूर्ति पालक के सेवन से की जाती है। इसका रस निकालकर लोग पीते हैं। यह बुद्धिवर्धक तथा हृदय को स्वस्थ रखती है। कोष्ठबद्धता या कब्ज की यह प्रभावकारी औषधि के रूप में उपयोगी है। अब हम घी कुआर का देखते हैं। घी कुआर में क्या आएगा? इससे संस्कृत में घृत कुमारी और अंग्रेजी में एलोवेरा कहते हैं। यह औषधि वनस्पति है। त्वचा के विभिन्न रोगों के साथ साथ जलने तथा कटने से हुए घावों के लिए यह अत्यंत गुणकारी औषधि है। इसके रस का उपयोग पाचन संबंधी विकार दूर करने के लिए होता है। मधुमेह तथा कैंसर की औषधि के रूप में घी कुआर का उपयोग किया जाता है। इससे सौंदर्य प्रसाधन भी बनते हैं। अब हल्दी का देखते हैं। हल्दी में क्या आएगा? भोजन बनाने में उपयोगी यह रसोई घर का मुख्य मसाला है। इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। घावों के शीघ्र भरने और जंतुनाशक औषधियां तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। खांसी, सर्दी जैसे विकारों में हल्दी के चूर्ण के साथ पकाए गए दूध का उपयोग लाभकारी होता है। कच्ची हल्दी का उपयोग सलाद बनाने में भी करते हैं। अब तुलसी का उपयोग देखते हैं। तुलसी के उपयोग में क्या आएगा? यह ऐसी वनस्पति जिसे बहुत से लोग गमले में रोपकर अपने निवास या उसके समीप रखते हैं। यह औषधि वनस्पति है। तुलसी की पत्तियों से निकाला गया रस
कई प्रकार के विकार दूर करता है। इसके आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते। इसके सूखे तने की लकड़ी से तुलसी माला तैयार की जाती है। कई आयुर्वेदिक औषधियों का एक घटक तुलसी है। थाईलैंड के निवासी कुछ खाद्य पदार्थों में तुलसी की पत्तियों का उपयोग करते हैं। कर्पूर तुलसी इसकी ऐसी किस्म है जिससे तेल का उत्पादन किया जाता है। अब हम कंजा का देखते हैं। कंजा का क्या उपयोग है? मराठी भाषा में इसे करंज कहते हैं। कंजे से तेल तैयार किया जाता है। कई प्रकार के विकारों की गुणकारी औषधियां कंजे के बीजों से तैयार की जाती है। यह ऐसी वनस्पति है जिसके फलों, पत्तियों, जड़ों, तने की छाल, बीज से तैयार तेल विभिन्न औषधियां बनाने में उपयोगी होता है। अब हम महुआ का देखते हैं। महुआ का क्या उपयोग है? गांवों में आज भी आम के वृक्ष के बाद महुआ महत्वपूर्ण वृक्ष है। कुछ लोग तो महुए का बाग तैयार करते हैं। इसका फूल मीठे स्वाद वाला होता है, जिसके रस से कुछ मीठे खाद्य पदार्थ, हलवा, ठोकवा बनाए जाते हैं। इसके बीज को सुखाकर उत्तम गुणवत्ता वाला तेल प्राप्त करते हैं। इसका तेल सिर दर्द, त्वचा विकार तथा संधिवात की दवाएं बनाने में होता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में इसके फूलों से जाम बनाया जाता है। आदिवासी लोग इसका उपयोग मादक पेय बनाने के लिए भी करते हैं। अब सहतूत का देखते हैं। सहतूत के पौधे तथा पत्तियों का मुख्य उपयोग है रेशम का उत्पादन। इसके पौधे पर रेशम के कीड़े का पूरा जीव चक्र पूर्ण होता है और उसके कोश से प्राकृतिक रेशम का धागा मिलता है। इसीलिए रेशम उत्पादन केंद्रों पर इसके पौधों का रोपण किया जाता है। इसके फल पकने पर पीले हो जाते हैं, जिन्हें ताजा अथवा सुखाकर खाया जाता है। इससे मादक पेय भी बनाते हैं। अब अंगूर का देखते हैं। अंगूर का उपयोग क्या है? अंगूर एक लता है। इसकी लता पर ही अंगूर का गुच्छा तैयार होता है, जिसमें अनेक अंगूर होते हैं। अंगूर बीज युक्त तथा बीज रहित दो प्रकार के होते हैं। यह मौसमी फल है जिसका स्वाद बहुत मीठा होता है। अंगूरों को सुखाकर किशमिशें तैयार की जाती है। इनसे द्राक्षासव नामक औषधि तैयार की जाती है। इसमें जीवन सत्व भी पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार का मादक पदार्थ अंगूरों से बनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? सूची में दिए गए सजीवों की हलचलों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यहाँ पे सजीव दिया गया, उसकी कौन कौन सी हलचल होती है। तो पहला सजीव में क्या दिया गया? सांप। तो इसके उत्तर में आएगा सांप की हलचल कैसे होती है? सांप बिना पैर वाला प्राणी है। हलचल के लिए यह शरीर के निचले भाग की पेशियों के आकुंचन प्रसरण द्वारा रेंग कर चलता है। अब कछुआ देखते हैं। कछुआ कैसे हलचल करता है? कछुए दो प्रकार के होते हैं। जमीन पर रहने वाले कछुए के पैरों में नाखून होते हैं। वह इन्हीं पैरों के सहारे हलचल करता है। पानी में रहने वाले कछुए के अगले पैर चप्पू जैसे अवयव में रूपांतरित हो गए हैं, इसलिए यह पानी में तैर सकता है। शरीर वजनदार होने के कारण यह मंद चाल से हलचल कर सकता है। अब कंगारू का देखते हैं। तो कंगारू कैसा हलचल करता है? कंगारू के चार पैरों में से पिछले दोनों पैर पर्याप्त लंबे और शक्तिशाली होते हैं, परंतु अगले दोनों पैर अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं। इसलिए यह लंबी छलांग लगाकर और कूद कूद कर स्थान परिवर्तन या हलचल करता है। अब गरुड़ का देखते हैं। गरुड़ में क्या आएगा? गरुड़ पक्षी है। उसके पंख लंबे, सुंडाकार तथा अत्यंत मजबूत होते हैं, इसलिए यह पंखों की सहायता से और आकाश में पर्याप्त ऊंचाई पर उड़कर हलचल करता है। अब गिरगिट का देखते हैं। गिरगिट में क्या आएगा? गिरगिट के चार पैर होते हैं। शरीर वजनदार होता है। पैरों द्वारा शरीर का वजन संभलता नहीं, इसलिए यह इन्हीं पैरों के सहारे रेंगकर हलचल करता है। अब मेंढक का देखते हैं। मेंढक कैसा हलचल करता है? यह उभयचर प्राणी है। चार पैरों में से अगले दो पैर छोटे तथा पिछले दोनों पैर अंग्रेजी के जेड के आकार वाले और बड़े होते हैं। पैर की अंगुलियां झिल्ली से जुड़ी होती हैं, इसलिए यह पानी में तैरकर तथा जमीन पर कूदकर यह हलचल करता है। अब गुलमोहर का देखते हैं। गुलमोहर में क्या आएगा? यह ऊंचा वृक्ष है। यह अपना स्थान नहीं बदल सकता। दिन में सूर्य के प्रकाश में इसकी पत्तियां आड़ी होकर तन जाती हैं। रात में ये खड़ी होकर परस्पर सिमट जाती हैं। अब शकरकंद की लता का देखते हैं। शकरकंद की लता में क्या आएगा? यह ऐसी वनस्पति है जिसका तना अत्यंत कमजोर होता है। यह जमीन पर आसपास में फैलकर थोड़ी हलचल करती है। इसकी जड़ें खाद्य का संचय करती हैं, जो शकरकंद के रूप में खाया जाता है। अब डॉल्फिन का देखते हैं। डॉल्फिन कैसा हलचल करता है?
डॉल्फिन को वैस भी कहा जाता है। यह स्तनधारी तथा जलचर प्राणी है। इसका शरीर सुंडाकार तथा पंख युक्त होता है। इससे यह आसानी से तैर कर स्थान परिवर्तन हलचल करती है। स्तनधारी होने के कारण श्वसन के लिए यह समय समय पर पानी के पृष्ठभाग पर आती है। यह बीच बीच में कूद कर पानी के बाहर भी आती रहती है। अब चींटी का देखते हैं। चींटी में क्या आएगा? चींटी के 6 पैर होते हैं। इनके सहारे यह धीरे धीरे चलती अर्थात हलचल करती है। अब रेटल सांप। रेटल सांप में क्या आएगा? रेटल सांप को खुरदुरा सांप कहते हैं। यह तेजी से रेंग कर हलचल करता है। इसकी हलचल को साइड वाइंडिंग कहते हैं क्योंकि इसमें सांप एक ओर सरकता भी है। अब टिड्डा का देखते हैं। टिड्डा कैसे हलचल करता है? यह मजबूत तथा अपेक्षाकृत बड़े पंख वाला कीटक है। इसके 6 पैर तथा 4 पंख होते हैं। पिछले पैरों के सहारे 1 मीटर लंबी कूद लगाकर स्थान परिवर्तन अर्थात हलचल करता है। अब केचुआ देखते हैं। केचुआ किस तरीके से हलचल करता है? केचुआ अपने शरीर, पेशियों और उपचर्म की सहायता से रेंग कर हलचल करता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है? आस पास पाए जाने वाले विभिन्न वनस्पतियां तथा प्राणी किस प्रकार उपयोगी अथवा हानिकारक हैं, इस विषय में विस्तार से जानकारी दो। इसके उत्तर में आएगा, हमारे आसपास के परिसर में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा प्राणी पाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश वनस्पतियां तथा प्राणी हमारे लिए उपयोगी ही होते हैं। कुछ वनस्पतियां तथा प्राणी हानिकारक तथा उपद्रवी होते हैं। हमें जिनसे लाभ मिलता है उन्हें पालते हैं और जिनसे हानि होती है उन पर हम नियंत्रण रखते हैं। इसके अनुसार हम अनाज, साग सब्जी, फल तथा फूल देने वाली वनस्पतियों की बोआई रोपाई करते हैं। अब तृणों, मोथे तथा अंकुरी जैसे हानिकारक वनस्पतियों को हम उखाड़ कर या निराई करके अलग कर देते हैं। उपयोगी प्राणी में क्या है? खेती के विभिन्न कामों तथा परिवहन के लिए बैल, घोड़ा, ऊंट तथा याक, दूध के लिए गाय, भैंस, मांस के लिए बकरा, मुर्गी, मछली, घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता आदि प्राणी हमारे लिए उपयोगी हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से प्राणी मानव के लिए उपयोगी होते हैं। और हानिकारक प्राणी में कौन कौन है? मच्छर, घरेलू मक्खी, पिस्सू, जूं आदि परजीवी कीटक रोगों का प्रसार करते हैं। चूहे, घूस, दीमक आदि खाद्यान्नों का विनाश करते हैं। सांप तथा बिच्छू जैसे विषैले प्राणी प्राण घातक होते हैं। जंगली चीता, हाथी जैसे प्राणी समीपी मानव बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला करते हैं। इनके अतिरिक्त घुमंतु प्राणी, नीलगाय, कुछ पक्षी भी हानिकारक होते हैं। उपयोगी वनस्पतियों में क्या आएगा? हम अपने दैनिक भोजन में जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें से दाल, चावल, गेहूं, साग सब्जी इत्यादि वनस्पतियों से ही मिलते हैं। कई प्रकार के फल, फूल और औषधियां वनस्पतियों से मिलती हैं। वास्तव में प्रकृति की सभी वनस्पतियां हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होती ही हैं। और है हानिकारक वनस्पतियां। केवांच, अरवी जैसी वनस्पतियों के स्पर्श मात्र से खुजली होती है। कनेर जैसी कुछ वनस्पतियों में अप्रिय तथा तीक्ष्ण गंध निकलती है। धतूरा विषैली वनस्पति है। शैवाल तथा जलकुंभी की पानी में अत्यधिक वृद्धि होने पर पानी तो दूषित होता ही है, साथ साथ इनके सड़ने गलने से जल स्रोत जलहीन हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।